तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बच्चों जो चैप्टर हमारा था, पहले एक बार आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ लास्ट क्लास का। इसके अंदर हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि दो चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं, एक होता है इनफ्लो और एक होता है आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब हो गया कैश इन हैंड, कैश एट बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। बाकी इसमें तीन तरह की गतिविधियाँ होती हैं। एक को बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो हमारा मेन काम है, एक को बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें हम इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, और तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ जिसमें हम पैसा जो है लोन्स या शेयर कैपिटल लेते हैं या देते हैं। फिर इसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में आपको बताया था कि इसको हम दो तरीक़ों से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक को बोला था आपको डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में बस हमको ये देखना है कि कहाँ से पैसा आ रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है, और अगर इससे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डायरेक्ट मेथड बेसिकली ये था। बाकी फिर आपको बताया था कि भाई इनडायरेक्ट मेथड भी होता है एक, जिसमें हम कैसे रिवर्स कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो एक फॉर्मूले की तरह बन जाता है कि भाई प्रॉफिट है, फिर उसमें हम एप्रोप्रिएशंस को ऐड बैक करते हैं, प्रोविज़न फॉर टैक्स को ऐड बैक करते हैं, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होते हैं, फिर उसके बाद हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है, फिर हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को डील करते हैं, फिर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, फिर इंक्रीज डिक्रीज ऑफ करंट एसेट करंट लाइबिलिटी करते हैं, तो फिर हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आता है। ये सब हमारा फॉर्मेट था, राइट। और फिर हमने इसके मतलब एक दो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस करे थे, ठीक है ना। तो आज हम और कुछ चर्चा आपके साथ करते हैं। तो पहले हम आज दो एडजस्टमेंट्स के बारे में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप हेडिंग ऐसे डाल लेना आज की, एडजस्टमेंट्स। तो पहले इसका कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं और फिर आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इनडायरेक्ट मेथड वाले, तो उससे हमारी और क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो हेडिंग का आप नाम दे देना एडजस्टमेंट्स। तो पहली एडजस्टमेंट जो है उसमें हमें एक लेजर अकाउंट बनाना है। इसका नाम है प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। ठीक है, 4-5 लाइन का। और इसी के नीचे एडवांस टैक्स अकाउंट, वो भी 4-5 लाइन का। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट और एडवांस टैक्स अकाउंट, तो दो लेजर अकाउंट के स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो ये एडजस्टमेंट टैक्स से रिलेटेड हो गई बेसिकली। प्रोविज़न फॉर टैक्स जो होता है वो क्या है, हमारी लायबिलिटी, वो भी आप लिख लो। ये एक लायबिलिटी अकाउंट है। और एडवांस टैक्स, जब आप टैक्स जल्दी जमा कर देते हो तो ये क्या है जी, एसेट। तो ये एक एसेट अकाउंट की तरह है ना। एडवांस टैक्स, टैक्स जल्दी दे दिया। तो अब तो आप क्योंकि टैक्स लॉज पढ़ ही चुके हो तो आपको ये सब बातें पता ही होंगी कि भाई टैक्स में हर क्वार्टर में सरकार कहती है कि भाई पहले से पे कर दो टैक्स, एडवांस टैक्स, है ना। तो अभी साल ख़त्म भी नहीं होता और हम टैक्स पे कर देते हैं, तो हम इसको एसेट कहेंगे, यानी कि वी हैव पेड इन एडवांस। और कभी कभी हम अपने टैक्स की लायबिलिटी भी शो करते हैं जिसको हम प्रोविज़न फॉर टैक्स कहते हैं। तो ये टैक्स से रिलेटेड बेसिकली एडजस्टमेंट बन गई। तो दोनों अकाउंट हमने प्रिपेयर कर लिए। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स में देखो कैसे कैसे लिखना है। सबसे पहले क्योंकि ये लायबिलिटी है तो बाय बैलेंस बीडी, यानी कि
पिछले साल जो भी हमारा बैलेंस था या ओपनिंग बैलेंस जो भी था वो यहाँ पर रहेगा। फिर हम इस साल और प्रोविज़न बनाते हैं। तो जब हम और प्रोविज़न क्रिएट करते हैं तो हम लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो इसका मतलब ये होता है कि हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि इस साल हमने और प्रोविज़न बनाया, यानी अपनी लायबिलिटी को हमने और बढ़ा दिया, तो लायबिलिटी बढ़ गई। अब ये लायबिलिटी कम कब होगी? जब हम पे कर देते हैं, है ना। तो वो डेबिट साइड पर लिख लेते हैं हम टू कैश अकाउंट। तो इसका मतलब होता है पेमेंट ऑफ टैक्स कि यानी कि अब हमने जब पेमेंट कर दी टैक्स की तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी। एंड देन जो भी बैलेंस है दैट इज़ आवर क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। तो इस खाते में बेसिकली और कुछ भी नहीं आता। अब इसमें अगर हम देखें जो हमने पेमेंट करी, यानी कि ये ब्लू कलर वाला, अब पेमेंट करी तो इसका मतलब ये हमारा इनफ्लो है कि आउटफ्लो? आउटफ्लो है। तो इस पेमेंट ऑफ टैक्स को हम एज एन आउटफ्लो यानी कि माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। तो ये आप लिख लो चाहे साइड में, इस पेमेंट ऑफ टैक्स को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट करते हैं। तो अगर वो आपको याद हो फॉर्मेट, उसमें लास्ट में हमने पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब जो पे करते हैं वो माइनस कर देते हैं, बिकॉज वो एक आउटफ्लो है। और जो हमने प्रोविज़न फॉर टैक्स बनाया, यानी जिसको हमने P&L में चार्ज करा, ये ग्रीन कलर वाला, तो ये भी अगर आपको फॉर्मेट में याद हो तो इसको हम ऐड बैक कर रहे होते हैं ताकि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल सकें। तो ये बेसिकली ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड बैक हो रहा होता है। तो ये मतलब इसके स्ट्रक्चरल बन गए, ठीक है ना। तो क्लियर, सिंपल, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसी तरह एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स एसेट है तो यानी कि टू बैलेंस BD, इसका कोई ओपनिंग बैलेंस होगा, टू बैलेंस BD। अब हमने अगर एडवांस टैक्स पे कर दिया तो यानी हमने अपना एसेट और बढ़ा लिया, तो टू कैश अकाउंट, यानी कि ये हमने क्या पे करा होगा? पेमेंट। भाई टैक्स पे करने की एंट्री क्या हुई होगी एडवांस टैक्स पे करने की? एडवांस टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमने अपना एसेट और बढ़ा लिया पेमेंट करके, पेमेंट ऑफ टैक्स। उसके बाद आमतौर पे एसेट कम तो नहीं होता, लेकिन हो भी सकता है, तो हम क्या लिख देंगे? बाय कैश अकाउंट। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको रिफंड आ गया, कुछ आपने टैक्स पहले ज़्यादा जमा कर दिया था लेकिन बाद में सरकार ने आपको वापस दे दिया, तो एंट्री हो रही होगी कैश अकाउंट डेबिट टू एडवांस टैक्स अकाउंट, और फिर बच जाएगा हमारा बाय बैलेंस CD। बस, तो ये हमारे एसेट अकाउंट की तरह चल रहा है। तो अब इसमें भी अगर बुद्धि लगाई जाए तो जो हमने पेमेंट करी टैक्स की, ये ब्लू वाली, तो ये हमारा आउटफ्लो है। तो ये आउटफ्लो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि ये आउटफ्लो है, जस्ट लाइक ऊपर वाले पेमेंट ऑफ टैक्स की तरह। तो ऊपर वाला भी पेमेंट ऑफ टैक्स है, नीचे वाला भी पेमेंट ऑफ टैक्स है, तो ये दोनों आउटफ्लो माइनस हो जाएंगे। और अगर सरकार ने वो रिफ़ंड दे दिया, हमारा इनफ्लो हो रहा है,
हरे रंग वाला, तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा। बचपन में आप रटते भी थे, क्लास 12th में नेट ऑफ रिफंड ऐसा कुछ, अगर आपको नाटक याद है कि भाई मान लो लेट से पेमेंट आपने करी टैक्स की 10,000, लेट से पेमेंट आपने करी 10,000 और बाद में सरकार ने रिफ़ंड दे दिया 2,000, तो हम नेट अमाउंट 8,000 लेकर भी पेमेंट शो कर सकते हैं। तो मतलब हम इन दोनों को नेट ऑफ करके खाली 8,000 भी आउटफ्लो दिखा सकते हैं, तो गलत कुछ नहीं है। मतलब अल्टीमेटली हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे कैश का 10,000 का आउटफ्लो हो रहा है और 2,000 का इनफ्लो हो रहा है। क्लियर हो गया? तो सिंपल प्रोविज़न फॉर टैक्स और एडवांस टैक्स, तो ये तो आपकी टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। बाकी जब आप क्वेश्चंस करोगे तो और बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। फिर है दूसरी एडजस्टमेंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरी एडजस्टमेंट में हमें बनाना है फिक्स्ड एसेट अकाउंट। और ब्रैकेट में लिखना है डैश डाल के कॉस्ट, यानी कि इसको हम कॉस्ट पर प्रिपेयर कर रहे हैं, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट को अगर आप कॉस्ट पर प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका मतलब क्या? प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप इसका मतलब अलग से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो आप दो खाते बना लो, एक बना लो फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक बना लो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब इस पर वैसे तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाना चाहिए आपको, या आपने क्लास 11th में भी पढ़ा, फिर क्लास 12th में भी कैश फ्लो में दोबारा से पढ़ा, सीए फाउंडेशन में डेप्रिसिएशन चैप्टर में भी पढ़ा। तो 3 साल से आप लगातार पढ़ रहे हो, है ना? तो वही पोस्टिंग्स करेंगे इसमें जो हम बचपन में करते थे। मतलब कुछ भी नया कुछ नहीं सिखाऊंगा, लेकिन वही दोबारा से वही बातें लिख देंगे हम, ठीक है ना? तो हम फिक्स्ड एसेट अकाउंट पहले मतलब अगर बनाएं स्ट्रक्चर तो वेरी सिंपल, टू बैलेंस बीडी, ये आपका एसेट है, टू बैलेंस बीडी। फिर आपने एसेट खरीद लिया तो टू बैंक अकाउंट, यानी कि परचेज। फिर अगर आपने एसेट बेच दिया तो बाय बैंक अकाउंट, यानी कि सेल। अब सेल हुआ तो कोई फ़ायदा या नुकसान होगा, तो अगर नुकसान हुआ तो बाय लॉस ऑन सेल, और अगर फ़ायदा हुआ तो डेबिट साइड पे टू गेन ऑन सेल। उसके बाद एक स्पेशल चीज़ आपको बस क्रेडिट साइड पर लिखनी पड़ती है, डेप्रिसिएशन नहीं, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसको बोलते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और वो भी किसका? ऑफ मशीन सोल्ड, जो मशीन आपने बेची। तो जो मशीन आपने बेची उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं, क्योंकि ये वही अमाउंट होता है जो फिर प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रॉस पोस्ट भी होता है। किस नाम से? टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट्स। ठीक है, तो ये आपको मतलब बचपन की बातें याद आ गई हों अगर, अच्छी बात है। और फिर बाय बैलेंस सीडी। तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट कुछ कुछ इस तरह का बनता है बेसिकली, ठीक है ना? बाकी जब हम क्वेश्चन में भी बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। और प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ये लायबिलिटी है, तो बाय बैलेंस बीडी, जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा
बाय डेप्रीसिएशन। तो जो भी करंट ईयर का डेप्रीसिएशन होता है वो हम इसमें पोस्ट कर देते हैं, और बस जो बैलेंस बचेगा तो वो टू बैलेंस CD। तो ये बेसिकली फिक्स्ड एसेट और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट का मतलब स्ट्रक्चर बन गया। तो ये आप बना लो बस। अब इसमें कैश फ्लो को प्रभावित करने वाली बातें कितनी हैं, कहाँ कहाँ कैश फ्लो से रिलेटेड बातें इफ़ेक्ट होंगी। तो सबसे पहले परचेज, ये हमारा आउटफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। गेन ऑन सेल, ये हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। उसके बाद क्रेडिट साइड में सेल, ये हमारा इनफ्लो है, तो प्लस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लॉस ऑन सेल हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो प्लस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपस में कट गया है ना, BD/CD कहीं जाएंगे नहीं, और फिर नीचे डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर जो ये निकला, ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, तो इसीलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड। तो ये चीज़ें हमारे कैश फ्लो में अकॉर्डिंगली चली जाएंगी, ठीक है। तो ओके, फिर इसी के नीचे बना लेते हैं और करके। और अब मान लो मुंशी ऐसे नहीं करता काम, मुंशी कह रहा है मैं तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाता हूँ बुक वैल्यू पर, कॉस्ट पर नहीं बनाता। तो फिर क्या होगा, फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं बनेगा। तो फिर तो ये टू बैलेंस BD, ये सब बुक वैल्यू जो होंगी वो ही आएंगी, बाकी सब कुछ सेम। टू बैंक अकाउंट, परचेज, टू गेन ऑन सेल अगर हुआ तो, बाय बैंक सेल, बाय लॉस ऑन सेल अगर हुआ तो, बाय डेप्रीसिएशन भी फिर इसी में चार्ज हो जाएगा, और बाय बैलेंस CD बुक वैल्यू। कॉस्ट नहीं आएगी इसमें, कॉस्ट पे नहीं रिकॉर्ड करते, बस ट्रीटमेंट सेम रहेंगे सबके। तो हो सकता है मुंशी खाली फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहा हूँ, ठीक है ना। बस तो ये बना लो कॉन्सेप्ट, फिर हम क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले इतनी बातें जो पढ़ी लिखी समझी उसको एक क्वेश्चन से समझेंगे। चलो तो इलस्ट्रेशन नंबर 6 करेंगे, ठीक है जी। आइए, R Limited provides you the following information at the year end March 31, 2001. Sales less cost of goods sold। तो बताओ ये 178 क्या है? प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो बताओ ये 31,000 क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस हटाए गए हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना, टेक्निकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। लिख देता हूँ, हालांकि इन सब बातों से हमें प्रभावित नहीं होना, लेकिन भाई मुंशी को 360 डिग्री वाला मुंशी होना है ना, मतलब आपको हर चीज़ हर एंगल से पता हो, चाहे सवाल में यूज़ हो ना हो वो अलग की बात है। तो ये वैसे लॉजिकली ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है।
फिर उसमें उसने अदर इनकम और अदर एक्सपेंसेस घुसा दिए कि भैया इंटरेस्ट एक्सपेंस पे करा, तो ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो गई, ये एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। हाँ, वो क्या होते हैं वो अभी थोड़ी देर में सोचेंगे, लेकिन हमको पता होना चाहिए। वैसी गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो ये सब कर करा के आया 23,000 रुपये। तो बताओ ये क्या है? नेट प्रॉफिट, और वो भी कौन सा वाला? बिफोर टैक्स। और फिर उसने दिया इनकम टैक्स, 7,000 रुपये आपने टैक्स पे करा, तो ये 16,000 क्या है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको स्टेटमेंट ऐसे देखना भी आना चाहिए, ठीक है ना? तो ये उसने हमको दे रखा है। बाकी फिर है जी इंफॉर्मेशन अवेलेबल, ठीक है। तो 31 मार्च 2001 की और 31 मार्च 2000 की, तो क्या है इंफॉर्मेशन वो देख लेते हैं। प्लांट और लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ये प्लांट की क्या दे रखी है? कॉस्ट, लेस उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यानी कि प्रोविज़न फॉर डेप। तो इसका मतलब ये वैल्यूज़ क्या हैं? बुक वैल्यूज़। फिर है जी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की, इन्वेंट्री करंट एसेट, ट्रेड रिसीवेबल करंट एसेट, कैश। बच्चा कहता है, हाँ बच्चा कहता है सर कैश भी तो करंट एसेट है, लेकिन कैश जो है वो हम कैश फ्लो में लास्ट में अलग से शो करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल ओके, रिजर्व एंड सरप्लस ओके, बॉन्ड्स, बॉन्ड्स बोले तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये डिबेंचर्स होते हैं। डिबेंचर्स को घर में मम्मी बॉन्ड कहती हैं। उसके बाद ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी करंट लायबिलिटी, इनकम टैक्स पेबल मतलब करंट लायबिलिटी, लेकिन क्या है ये? प्रोविजन फॉर टैक्स। एनालिसिस ऑफ सेलेक्टेड अकाउंट्स एंड ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 2001, परचेज्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 78,000। तो देखो उसने हमें एक जानकारी दी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कि हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं। तो अब जैसे ही किसी पॉइंट के बारे में जानकारी आ जाए तो हम इसका खाता बनाएंगे वर्किंग में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, सोल्ड इन्वेस्टमेंट्स 1,02,000, दीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 90, तो वही खाता बनाएंगे। परचेज्ड प्लांट एसेट्स फॉर 1,20,000, अब प्लांट के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे? अब प्लांट क्योंकि कॉस्ट पे चल रहा है तो हमें साथ साथ प्रोविज़न फॉर डेप का भी, दोनों का क्या बनाना पड़ेगा? खाता। सोल्ड प्लांट एसेट्स कॉस्ट 10,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000, तो बताना बुक वैल्यू कितनी है? बोलो, इतनी देर में तो 10 बार आंसर निकलना चाहिए मुंह से। अगर कॉस्ट 10,000 है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2,000 है तो बुक वैल्यू कितनी? 8,000। उसको आपने 5,000 में बेच दिया, सोल्ड फॉर 5,000, तो बताओ कितना लॉस? 3,000। ठीक है, ओके। तो ये भी खाते में डाल देंगे। उसके बाद है इशूड ₹1,00,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट। तो प्लांट का तो खाता बन ही रहा है, लेकिन उसने बॉन्ड्स के बारे में भी कह दिया 1,00,000 रुपए के बॉन्ड इशू हो रहे हैं, तो एक किसका खाता बना लेंगे? बॉन्ड का। जिसके बारे में वो कहेगा उसका खाता बनाना है आपको, सिंपल, वर्किंग नोट में। और पहले इस क्वेश्चन में मैं आपको वर्किंग ही करवाऊंगा ताकि आपको खाते बनाने हैं। नंबर 6, रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू, ठीक है, बॉन्ड का खाता बन गया। इशूड 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच, तो शेयर्स के बारे में इशू करवा रहा है, तो कौन सा खाता बनाएंगे? शेयर कैपिटल। उसके बाद पेड कैश डिविडेंड्स 8,000,
तो ये इसका कोई मतलब खाता नहीं है ये, क्योंकि डायरेक्टली पेमेंट एक डिविडेंड की पेमेंट दे रखी है 8,000 की। तो इट इज़ बेसिकली इंटरिम डिविडेंड काइंड ऑफ थिंग, कि कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे कर दिया है ना, पेड इंटरिम डिविडेंड। तो कह रहे हैं जी प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर AS3 रिवाइज्ड यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन खुद बताएगा आपको, तो जब वो खुद बता रहा है तो अब हमको फिर AS3 प्रॉपरली ही लगाकर फॉर्मेट के साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो करते हैं सॉल्यूशन। तो आप अपने रजिस्टर के 2 पेज छोड़ लो, मतलब इस तरह से हेडिंग बस डाल के कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। 2 पेज छोड़ देना लगभग अपने रजिस्टर के। तो थोड़ा खुला फॉर्मेट बन जाएगा आपका, है ना। तो वो तो हो जाएगा स्टेटमेंट, ठीक है, वो तो हो जाएगा स्टेटमेंट लगभग 1.25 पेज तक का, ठीक है ना। और फिर उसके बाद लिख देंगे हम वर्किंग नोट। उसके बाद लिख देंगे हम वर्किंग नोट। तो वर्किंग नोट में हम वो खाते बनाएंगे जिसकी हमें दरकार है। क्या क्या खाते हैं? एक तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। फिर कौन सा? प्लांट एसेट अकाउंट। तो ये कॉस्ट पर बन रहा है। फिर प्लांट एसेट के साथ ही इसका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद और कौन सी थी एडजस्टमेंट? हाँ, एक बॉन्ड भी था, बॉन्ड अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट। और एक और कौन सा था? और एक मेरी तरफ से बना लो फ्री, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट, क्योंकि वो दे रखा था ना, तो मैंने सोचा चलो वो भी कवर कर लेते हैं, वो भी सीख लेंगे, उसकी भी बात एक ज़रूरी आएगी। और कोई था? और तो कोई नहीं। शेयर कैपिटल हो गया, बॉन्ड हो गया, प्रोविज़न फॉर डेप, प्लांट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, है ना। यही थे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो पहले आप ये ढांचे बना लो, फिर करते हैं शुरू। आइए जी, तो ढांचों से शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट का टू बैलेंस BD, इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस कितना दे रखा है? 1,27,000। और क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस CD 1,15। ठीक है। तो लिखो जल्दी जल्दी हम। अब इसी तरह प्लांट एसेट का टू बैलेंस BD कितना दे रखा है? 5,05,000। और बाय बैलेंस CD कितना दे रखा है? 7,15। ठीक है। उसके बाद PFD का बाय बैलेंस BD कितना दे रखा है? 68। और टू बैलेंस CD कितना दे रखा है? 1,03,000। तो सबसे पहले लेजर के अंदर BD CD डालने की हैबिट करनी है अपने को, ठीक है। सबसे पहले सारे लेजर में BD CD डाल देने के। चलो एक छोटा सा ब्रेन टीजर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्लांट की ओपनिंग बुक वैल्यू बताओ।
प्लांट की ओपनिंग बुक वैल्यू, प्लांट की ओपनिंग बुक वैल्यू 4 लाख 4,37,000 सही है, ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए। 5,05,000 में से अगर आप 68 माइनस कर दोगे तो वो बुक वैल्यू हो गई, ठीक है। तो ये ऐसी नॉलेज के लिए पूछ लिया। चलो फिर उसके बाद बॉन्ड अकाउंट, बाय बैलेंस BD 245 और टू बैलेंस CD 295। शेयर कैपिटल बाय बैलेंस BD 315 और टू बैलेंस CD 465, ठीक है। उसके बाद प्रोविज़न फॉर टैक्स बाय बैलेंस BD 5 और टू बैलेंस CD 3, ठीक है। तो आपको पहला स्टेप समझ आ गया क्या करना है। सारे लेजर बनाकर BD/CD लिख लिया, ठीक है। अब जो जो उसने एडजस्टमेंट में जिसके बारे में जो भी कहा उसको धीरे धीरे इसमें पोस्ट कर लेंगे अब, है ना। तो जैसे उसने कहा, पहले इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तो उसने कहा परचेज इन्वेस्टमेंट फॉर 78 और दूसरा उसने कहा कि सोल्ड इन्वेस्टमेंट फॉर 1,02,000, दीज इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 90,000। तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है 12,000, है ना। तो अब हमने खरीदे भी और बेचे भी और वैल्यू भी दे रखी है, तो अब हम ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पोस्ट कर लेते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे पोस्ट, पहले तो खरीदने के लिए लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट, तो 78 ये हमने खरीदा, ठीक है। फिर जो गेन हुआ वो भी डेबिट साइड में 2, गेन ऑन सेल 12, ये गेन हुआ। और फिर जो हमने बेची वैल्यू, तो बाय बैंक अकाउंट जो बेचा 1,02,000, ठीक है। अब आप खाते का टोटल करो कि कोई बैलेंस बच रहा है क्या, मैच हो गया। तो इसका मतलब अब ये खाता मैच हो गया तो कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब कोई भी छुपी हुई बात नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो इससे हमको अपने कैश फ्लो की चीज़ें पता चल गई। परचेज हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, गेन ऑन सेल ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस कर देंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और जो सेल हुई 1,02,000 की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ऐड कर लें, ओके। तो ये अपने खाते बनाने से हमको ये फ़ायदा हो जाता है और इस तरह से फिर एडजस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी। अब आ जाते हैं प्लांट और एसेट। प्लांट एसेट और PFD ये दोनों एक साथ साथ ही चलते रहेंगे। तो अब उसने कहा था क्या है एडजस्टमेंट, आप पढ़ो अपनी बुक में, परचेज प्लांट फॉर 1,20,000। तो ये तो प्लांट में लिख लेंगे हम, टू बैंक अकाउंट, परचेज करा 1,20,000 का, ठीक है। फोर्थ में दिया है सोल्ड प्लांट एसेट दैट कॉस्ट 10,000 विद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,000 फॉर 5,000। यही था ना पॉइंट। तो इसमें अब उसने ये बताया कि हमने अपने एसेट को 5,000 में बेचा था, 3,000 का हमारा लॉस हो गया था और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन 2,000 था। तो देखो तीनों बातें क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। एक तो करेंगे बाय बैंक अकाउंट, 5,000 का बेचा। दूसरा करेंगे बाय लॉस ऑन सेल, 3,000 का लॉस हो गया। और तीसरा करेंगे बाय PFD अकाउंट,
जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 2000। तो बचपन में क्या सिखाते थे कि इन तीनों को जोड़ने पर हमेशा कॉस्ट आती है, इससे आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो 5 और 3 8 और 2 10, तो वो एसेट 10,000 का है जो बेचा। तो क्लियर हो गई पोस्टिंग बिल्कुल अच्छे से। और ये 2000 कहाँ पोस्ट हो जाएंगे? पीएफडी अकाउंट में टू प्लांट एसेट के नाम से। तो पहले 4th पॉइंट ओके, क्लियर बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट। 5th पॉइंट में लिखा है, 5th पॉइंट बड़े ध्यान से पढ़ना, इशूड ₹1 लाख ऑफ बॉन्ड्स। आपने 1 लाख रुपए के बॉन्ड्स इशू करे, है ना, ये दे रहा है। इशूड 1 लाख ऑफ बॉन्ड्स एट फेस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ प्लांट एसेट्स। तो मैंने प्लांट एसेट खरीदा लेकिन बदले में पैसे नहीं दिए, बदले में लाख रुपए के बॉन्ड दे दिए। तो अगर आपको इससे कोई जर्नल एंट्री पूछे तो क्या होगी? प्लांट एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह क्या लिख देंगे? टू बॉन्ड। तो हमने लाख रुपए के लिए ये करा। तो अगर लाख रुपए के लिए हमने ये करा तो अब इसकी पोस्टिंग देखो कैसे कैसे होगी। प्लांट एसेट अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 बॉन्ड्स 1 लाख, है ना। प्लांट एसेट अकाउंट में तो डेबिट साइड पे आ जाएगा 2 बॉन्ड, और इसकी क्रॉस पोस्टिंग बॉन्ड में आ जाएगी बाय प्लांट एसेट। तो बॉन्ड में आ जाएगी बाय प्लांट एसेट अकाउंट 1 लाख। तो हमने 1 लाख के बॉन्ड इशू कर दिए। समझ आ गया? तो लायबिलिटी बढ़ गई। देखो बॉन्ड क्या है? लायबिलिटी अकाउंट है। क्रेडिट में आने का मतलब है लाख रुपए की लायबिलिटी बढ़ गई। फिर उसके बाद 6th पॉइंट क्या है? 6th पॉइंट, 6th एडजस्टमेंट, रीपेड 50,000 ऑफ बॉन्ड एट फेस वैल्यू एट मैच्योरिटी। 50,000 के बॉन्ड आपने रीपे कर दिए, तो पेमेंट कर दी, क्या एंट्री करी होगी? बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो बॉन्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक 50,000। ठीक है, तो क्लियर हो गए। तो अब इस खाते में देखो क्या आ रहा है, मैच हो गया। तो इसका मतलब ये खाता भी क्लोज हो गया, अब कोई टेंशन नहीं है। तो इस खाते से देखो हमें क्या पता चला, सिर्फ एक आउटफ्लो पता चला कि भाई हमने 50,000 के बॉन्ड्स रीपे करें, तो आउटफ्लो पता चल गया। अब ये कौन सी एक्टिविटी में आउटफ्लो होगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बाकी BD-CD कहीं फ्लो नहीं है, और प्लांट जो खरीदा वो भी कोई फ्लो नहीं है कैश का, वो तो बदले में हमने बॉन्ड दिए। तो बस इस अकाउंट से पता चल गया। इसी तरह अब आप प्लांट अकाउंट भी क्लोज कर दो। प्लांट अकाउंट क्लोज करके देखो कितना आ रहा है, 725 दोनों साइड का। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें भी कोई बैलेंस नहीं बच रहा, खाता क्लोज हो गया। और इससे हमें क्या क्या पता चला? 1,20,000 जो परचेज करी वो इन्वेस्टिंग में आउटफ्लो। अच्छा, जो बच्चे रटते हैं वो कहते हैं सर ये 1 लाख के भी तो खरीदे पर प्लांट, तो ये भी माइनस होगा। बच्चा कहता है भाई ये वाला भी तो प्लांट हमने परचेज करा है लेकिन इसमें कैश नहीं गया, तो ये फ्लो नहीं है, आउटफ्लो कोई। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। तो ये कोई आउटफ्लो नहीं है ना, कैश का फ्लो नहीं है। हमेशा कैश फ्लो स्टेटमेंट में अपनी नज़र होती है कैश के फ्लो पे, है ना। अच्छा, क्रेडिट साइड में है सेल 5,000, तो इनफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस। लॉस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो ऑपरेटिंग में प्लस। बस, और तो कुछ एक्यूमुलेटेड डेब्ट कहीं आएगा। अब आप इसी तरह PFD अकाउंट भी क्लोज कर दो, 1,05,000, 1,05,000। अब इसमें बैलेंस बच रहा है इधर कुछ, तो इसका मतलब
हाँ, तो अब इधर अगर 37 बच रहा है बैलेंस, तो दैट मीन्स इधर क्या ही होगा, ये बाय डेप्रीसिएशन। तो ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, हम जानते हैं, तो इसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस करें। ठीक है, तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो 6 एडजस्टमेंट तक ओके हो गया। उसके बाद 7th एडजस्टमेंट में क्या कह रहा था, इशू 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच, मतलब 1,50,000। तो जब आपने 1,50,000 के शेयर्स इशू करे होंगे तो आपने एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल में पोस्टिंग आ जाएगी बाय बैंक अकाउंट 1,50,000। तो बस, और इसमें कुछ है नहीं, तो ये खाता भी टैली हो गया। 465। अब इससे हमें क्या पता चल गया कि ये 1,50,000 का क्या है, इनफ्लो। कौन सी एक्टिविटी में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो क्लियर हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 8 था पेड कैश डिविडेंड्स। अब कैश डिविडेंड हमने पे करा, तो ये हमने वैसे 2 जगह लिख रखा था, राइट। एक तो ये आउटफ्लो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, है ना, और दूसरा ये एक प्रकार से एप्रोप्रिएशन है। तो ऐसा मेंशन कर देता हूँ, ये एप्रोप्रिएशन था, है ना। तो ये हम स्टेटमेंट में ही डील कर लेंगे, इसका कोई खाता नहीं बनाया था। ठीक है, फिर एक खाता मैंने बनवाया आपको, क्योंकि मुझे पता था उसके बारे में जानकारी है। कौन सा, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो अब हमने टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस तो लिख रखा था, वो तो बैलेंस हमें दे रखा था। अब इसकी एडजस्टमेंट आपको आज सिखाई थी, तो उसमें आपको क्या बताया था, देखो, आप जितना टैक्स पीएनएल में चार्ज करते हो उसको तो कहाँ लिखते हो, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल लिखते हो ना, जो भी आप पीएनएल में चार्ज करते हो। और जितना टैक्स आप पे कर देते हो वो कहाँ लिखते हो, डेबिट में, यानी कि टू बैंक अकाउंट, जो आपकी पेमेंट होती है। ये अभी अभी आज हमने कॉन्सेप्ट में करा था काम। तो अब देखो इस क्वेश्चन में एक बड़ी अच्छी बात, उसने हमें पीएनएल अकाउंट दे रखा है। उसने हमें पीएनएल अकाउंट दे रखा था क्वेश्चन में। तो अब हम उस पर नज़र मार के आते हैं कि क्या इसने पीएनएल में कोई टैक्स चार्ज कर रखा है। एक बार नज़र मार के आते हैं इसके पीएनएल में ऊपर। तो जब आप इसके पीएनएल में नज़र मार के आओगे तो आपको यहाँ पर पीएनएल में कितना टैक्स दिखेगा, 7,000 का। इसका मतलब इसने पीएनएल अकाउंट के अंदर कितना टैक्स चार्ज कर रखा है, 7,000। तो यहाँ से आपको ये 7,000 देखकर ये फिगर पता चलेगी कि इसका मतलब इस मुंशी ने पीएनएल में कितना टैक्स चार्ज कर रखा है, 7,000। समझे बात? क्योंकि इसका मतलब इसकी क्या एंट्री हुई होगी, इसकी जर्नल एंट्री सोचो मन में। इसने क्या एंट्री करी होगी, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू टैक्स या प्रोविजन फॉर टैक्स। तो उसने पीएनएल में 7,000 रुपये चार्ज कर रखे। तो ये 7,000 आपको बड़े ध्यान से कहाँ से ढूंढ के लाना है, फ्रॉम पीएनएल। मैं ब्रैकेट में लिख दूँ, कहाँ से लिखूँ कि 7,000 रुपये हमें कहाँ से पता चला, फ्रॉम पीएनएल। समझ आया पॉइंट? तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आखिर आपने पेमेंट कितने की करी है, वो बैलेंसिंग फिगर पता चलेगी। दिस विल बी योर बैलेंसिंग फिगर, कि इसका मतलब आपने पेमेंट कितने की करी है ये पता चल जाएगा। तो 12 में से 3 गया, 9,000। तो क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये पेमेंट पता चलते ही हमें पता लग गया कि ये क्या है, आउटफ्लो। तो हम इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या कर देंगे, आउटफ्लो।
तो अभी अगले क्वेश्चन में सीखेंगे फिर हम कि क्या करना है ना। नोट समझ आया? चलो अब देखो एक रटने वाली चीज़ बताऊं, बहुत ही अच्छी। हम जो ये लेजर बनाते हैं, कई बार बच्चा सोचता है कि बिना लेजर के भी हम कर सकते हैं, और नो डाउट कर भी सकते हैं, लेकिन लेजर का एक फ़ायदा बताता हूँ आपको। जब हम जितने भी लेजर बनाते हैं, चाहे और सारे भी लेजर बना लें जिनकी एडजस्टमेंट नहीं दे रखी, लेजर अकाउंट बनाने के बाद कम से कम एक चीज़, एग्ज़ाम में अगर आप फंस जाओ तो एक चीज़ से कैसे थोड़ा सा आपको असिस्टेंस मिल सकती है कि किसी भी लेजर के अगर आप डेबिट साइड में देखोगे ना, कोई भी ट्रीटमेंट हो रहा होगा वो सारा माइनस वाला हो रहा होगा। तो किसी भी लेजर के डेबिट साइड में आपको आउटफ्लो ही मिलेगा, ये श्योर है पूरे चैप्टर के अंदर। अगर ये फॉल्स हो गया कहीं पर भी तो आपको 10 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज़ इससे आपको अच्छी पता चल गई कि अगर आप 1000 लेजर भी बना लोगे तो हर लेजर के डेबिट साइड से आपको हमेशा क्या फाइंड आउट हो जाएगा? आउटफ्लो। तो वो माइनस ही होगा, ये श्योर है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो डेबिट साइड में आपको हमेशा ये पता लग जाएगा कि माइनस वाला आइटम ही रहेगा, ये 100% कन्फर्म है। एंड सेम गोज फॉर क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड पे आपको जो भी आइटम पता चलेगा उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा प्लस करके ही होगा। अब वो भी चेक कर लेते हैं। देखो अब ये स्टेटमेंट ऑफ P&L है 7000, ये हम ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं ऊपर, है ना, एप्रोप्रिएशन की तरह। इसी तरह देखो 1,50,000 प्लस हो रहा है, डेप्रीसिएशन प्लस हो रहा है, लॉस ऑन सेल प्लस हो रहा है, और सेल भी प्लस हो रहा है, सेल भी प्लस हो रहा है। क्रेडिट साइड में आपको सारे इनफ्लो मिलेंगे हमेशा, ठीक है ना। तो ये मतलब एक छोटा सा आपको हथियार मिल जाता है कि एग्ज़ाम में मान लो कोई बहुत ही नया यूनिक पॉइंट आया और आप फंस गए, तो आप एटलीस्ट लेजर बनाओ लॉजिकली। लेजर बनाने से अगर डेबिट में बैलेंस बच रहा है तो आप कम से कम इतना तुक्का मारना कि ये माइनस होगा। कहाँ माइनस होगा वो भी सोच सकते हो, है ना, थोड़ा थोड़ा। भाई जैसे आपको लगेगा कि ये आइटम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं तो वहाँ माइनस कर दो, तो एटलीस्ट आपको एक असिस्टेंस मिल सकती है अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस जाते हो, है ना। तो ये फ़ायदा हो जाता है लेजर से। बाकी क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया, समझ आ गया? चलो तो अपना वर्किंग का काम हो गया मेन। अब हम अपने मेन स्टेटमेंट पे ऊपर चलते हैं, वहाँ पे एक एक आइटम कर लेते हैं पोस्ट। तो सबसे पहले तो नंबर 1 मेन हेडिंग डाल लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब इसके नीचे 2-4 मिनट मेरे को लिखने देना, आप मत लिखना भी, 1 मिनट बस, 2-4 भी नहीं। अब आपको वैसे इसमें ये सिखाया था कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रॉफिट फॉर द ईयर होता है, आप मत लिखना भी है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम वो लिखते हैं। फिर उसमें हमने जो भी एप्रोप्रिएशंस करे, एप्रोप्रिएशंस क्या क्या भाई, जैसे आपने रिजर्व में पैसा डाला, आपने कोई डिविडेंड पे कर दिया, इन्हें ऐड बैक करते हैं, राइट। तो इतने पड़ाव का आपको बताया था, आंसर आ जाता है क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। फिर उसके बाद आप ऐड बैक करते हो कि फिर आपने कितना प्रोविजन फॉर टैक्स जो है वो चार्ज कर रखा है, 7000 था जैसे हमारे एग्जांपल में। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना, ये आ जाता है ना, यही था। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें इतनी ये ऊपर की गधा मजदूरी करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक वरदान है। क्या वरदान है? कि उसने हमें P&L दे रखा है और हमें पहले से खुद ही पता है उसके अंदर कि हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है क्वेश्चन में, है ना। तो हम मतलब शुरुआती 5-7 स्टेपों से पहले ही बच गए, समझ आया ना पॉइंट। तो हमको क्वेश्चन के अंदर उसने पहले ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, ये रहा, जहाँ पे लाल रंग का हाथ का निशान बना देता हूँ मैं, ये दे रखा है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 23,000। तो क्लियर हो गया पॉइंट।
तो अब हम ये 23,000 से शुरू करेंगे, तो अब हमें अप्रोप्रिएशंस भी लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना ही टैक्स को ऐड बैक करने की ज़रूरत पड़ेगी भाई। नहीं तो फिर वही बात है, आप पहले 16,000 लिखो फिर टैक्स ऐड बैक करो, तो वो भी क्यों करना है ना। तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब दे ही रखा है तो हम सीधा वहीं से स्टार्ट कर लेंगे 23,000 रुपये से। तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर के वो 5-6 स्टेप्स ऑलरेडी सेव्ड हो गए। क्लियर। तो पहले ये लिख लो, फिर उसके बाद जो आपको कॉन्सेप्चुअली फॉर्मूला सिखाया था वो मैं लिखता रहता हूँ। हेडिंग डाल के ऐड करना है हमको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो वो ढूंढ लेते हैं, वो आप भी ढूंढो और मुझे बताओ। मुझे तो याद है वैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या क्या थे। एक तो लॉस ऑन सेल, एक डेप्रीसिएशन, है ना। तो भाई लॉस ऑन सेल 3,000 ये भी दे रखा है यहाँ। डेप्रीसिएशन हमने अकाउंट में निकाला था। और ये देखो इंटरेस्ट एक्सपेंस पेड 23,000, ये भी तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। डिविडेंड पेड, देखो ये गलत हो गया पॉइंट। डिविडेंड पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। डिविडेंड पेड तो क्या बताया था, एप्रोप्रिएशन है। देखते हैं कॉन्सेप्ट में दिखाता हूँ। ये देखो डिविडेंड पेड कहाँ ऐड बैक होता है, वो तो एक एप्रोप्रिएशन है ऊपर की तरफ। और हम तो खुद ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यहाँ तक पहुँच चुके हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स के। हम तो यहाँ से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यही तो इस क्वेश्चन में बताया ना। तो अब आपको ऊपर की चीज़ों को लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी डील हो चुकी। तो डिविडेंड पेड नहीं आएगा। डिविडेंड पेड अगर लिख दिया तो मैं गलत हो गया, क्योंकि डिविडेंड पेड तो एप्रोप्रिएशन है, वो तो इसका मतलब ऑलरेडी पहले आ चुका है। हम तो शुरू ही यहाँ से कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के पड़ाव तक तो पहुँच ही चुके हैं ना। केबीसी वाला वही 3:20 पर तो आप ऑलरेडी पहुँचे हुए, तो वो 10,000 का क्वेश्चन अब आपके लिए बेकार है। तो हम इस पड़ाव तक तो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, ठीक है ना। तो ये डिविडेंड पेड में लिख के काट देता हूँ, क्योंकि आपने कहा मन में विचार आया, तो ये विचार गलत हो गया, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी ऊपर हो गया। हाँ, लेकिन नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो उसने दे रखा है वो था इंटरेस्ट पेड, वो लिख लेते हैं। तो इसमें 3 ही नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन कैश एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल, डेप्रीसिएशन और इंटरेस्ट पेड। तो वो लिख लेते हैं कितना कितना दे रखा है। लॉस ऑन सेल 3,000, डेप्रीसिएशन हमने कितना निकाला था 37,000। इसके ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग। देखो जो फिगर वर्किंग से आ रही है उसमें मेंशन करना है वर्किंग में, ठीक है। क्लियर हो गया। और इंटरेस्ट पेड डायरेक्टली दे ही रखा है 23,000। तो ओके, फिर इसके नीचे हम करते हैं लेस। क्या लेस करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। कि भाई कोई हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम हुई, वो देख लेते हैं। हाँ, एक तो गेन ऑन सेल है ना, ये दे रखी देखो 12,000, और इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड ये दे रखी है 6,000, है ना। तो 2 ही चीज़ें इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम, तो बस 2 ही हैं और कोई भी नहीं है। तो एक था गेन ऑन सेल 12,000 माइनस कर देते हैं, और एक था इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड। इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड 6,000। तो इतने पड़ाव के आंसर को क्या बोला था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वो लिख लेते हैं
ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और आप ये निकालो भी एक बार कि इतना पड़ाव का कितना आ रहा है, 68। ठीक है, तो ये पहला पड़ाव हो गया। ठीक है, समझ आया स्टोरी पूरी। फिर इसके बाद हम करते थे कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट आने के बाद ऐड करना है अपने को क्या, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट एसेट। वो हमने मार्क कर रखे थे सवाल में, वो देख लेते हैं और 2-3 लाइन छोड़ के लेस कर लेते हैं। डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। चलो तो वो ढूंढो और मुझे भी बताओ जो आपको मिलते रहे। ट्रेड पेबल मतलब लायबिलिटी, ठीक है, 7000 क्या हो गई, इंक्रीज। ठीक है, तो ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो गए 7000 और आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी इंक्रीज हो गई। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 3000 और करंट एसेट प्रीपेड एक्सपेंस डिक्रीज हो गए। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट डिक्रीज हो गए 4000। तो क्लियर है सब बच्चों को क्या हो रहा है, ट्रेड रिसीवेबल भी डिक्रीज हो गए। ठीक है, 8000। इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री, तो ये माइनस कर देते हैं 34,000 और बस। कैश तो लेना नहीं है ना, वो तो लास्ट में है। ठीक है, तो इतने पड़ाव के आंसर को क्या बोलते थे हम, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। हाँ, तो ये निकाल लो कितना आ रहा है, 68 में 22 जोड़ के 34 माइनस 56। अब इसके बाद क्या लेस करते थे, टैक्स जो आपने पे करा, पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट ऑफ टैक्स हमने वर्किंग नोट में निकाला था, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं वर्किंग नोट कितने रुपए, 9000। 9000 था, हाँ 9000। ठीक है, तो वो माइनस कर दें। तो ये हमारा फाइनल पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है, 56 माइनस 9 47। तो इसकी अंग्रेजी हम दे देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो समझ आया आपको, इनडायरेक्ट मेथड बेसिकली है ना। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए क्वेश्चन ने कहा था इनडायरेक्ट मेथड बनाओ। बस अब तो अब नॉर्मल है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो सेकंड डाल लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कॉन्टिन्यूशन है। तो क्या क्या है, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमने मार्क तो कर ही रखे थे, क्या है प्लस क्या है माइनस। तो एक तो इनफ्लो था सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, पहले मैं इनफ्लो लिख लेता हूँ,
1,02,000। एक था सेल ऑफ प्लांट एसेट 5,000। और एक hamaरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम थी, क्या था उसका नाम? इंटरेस्ट इनकम रिसीव। तो ये इनफ्लो है ना हमारा, नहीं आ नहीं गया, वहाँ से तो हटाया गया है भाई, इसको थप्पड़ मार के हटाया यहाँ से कि भाई तुम सीए फाउंडेशन की क्लास में क्यों बैठे हो, यहाँ से निकलो। और इसको कहाँ भेज दिया? सीए इंटर की क्लास में। वहाँ से तो उसको थप्पड़ मार के निकाला कि भाई तुम तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, तुम यहाँ प्रॉफिट में क्यों घुसे हुए हो, निकलो यहाँ से बाहर। यहाँ से तो उसको थप्पड़ मार के निकाला गया, लेकिन है तो इनफ्लो। भाई मेरे को नॉन ऑपरेटिंग इनकम रिसीव हुई, मुझे इन्वेस्टमेंट इनकम रिसीव हुई, है तो इनफ्लो। तो इसको यहाँ से थप्पड़ मारा कि तुम यहाँ के इनफ्लो नहीं हो, तुम कौन सी एक्टिविटी के इनफ्लो? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के इनफ्लो, है ना। अब देखो जैसे ऐसी एक और पॉइंट आएगा बाद में फाइनेंसिंग में, ये देखो इंटरेस्ट पेड, है ना, इंटरेस्ट पेड। तो इसको वहाँ ऐड बैक करा कि भाई तुम वहाँ के खर्चे नहीं हो, तुम वहाँ का आउटफ्लो नहीं हो। कहाँ का आउटफ्लो हो? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये वहाँ आउटफ्लो में जाएगा इंटरेस्ट पेड, है ना। तो हमें इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी बनाते समय नॉर्मल ध्यान रखना है इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो। तो ये एक इनफ्लो हो गया, इंटरेस्ट इनकम हमारी जो रिसीव हो रही है। कितने रुपए की रिसीव हो रही है? 6। बाकी माइनस कर देते हैं जो हमने खरीदे थे। 2 चीज़ें थे, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 78 और परचेज ऑफ प्लांट एसेट। तो प्लांट एसेट कितने का? 1,20। तो ये आप निकाल लो, 85,000 नेगेटिव आ रहा है। तो ये आपका मेन बी का आंसर आ गया, 85,000 नेगेटिव। तो इसकी अंग्रेजी बन जाएगी कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो क्लियर हो गया सबको? अब इसी के नीचे कंटिन्यूएशन में मैं यहाँ जा रहा हूँ, तीसरी एक्टिविटी बनाते हैं। तीसरे का नाम है जी कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब जितनी भी फाइनेंसिंग गतिविधियाँ सवाल में बिल्कुल अलर्ट रह के ढूंढते रहना है, कहाँ से इनफ्लो हुआ होगा, कहाँ से आउटफ्लो हुआ होगा। तो इनफ्लो ढूंढते हैं पहले। तो एक तो इशू ऑफ शेयर्स है ना, वो तो सीधा सीधा इनफ्लो लिख ही लेते हैं, हमने वर्किंग में भी मार्क कर लिया था और दे भी रखा है 1,50,000। और क्या है इनफ्लो, बस और तो कोई नहीं है। फिर एक बॉन्ड वाले में मेरे को याद आ गया पेमेंट या रीपेमेंट ऑफ बॉन्ड्स है ना, वो भी हमने वर्किंग नोट में मार्क कर रखा था, तो माइनस कर देते हैं। डिविडेंड पेड, हाँ, तो वो तो यहाँ के लिए आउटफ्लो है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है जो क्वेश्चन ने दे रखा है 8,000। और इंटरेस्ट पेड जो आपको अभी बताया ही था ऊपर, इंटरेस्ट पेड 23,000। बस मेरे ख्याल से और तो कुछ भी नहीं है। पॉजिटिव सी का आंसर आ गया 69,000। तो पॉजिटिव आ रहा है तो अंग्रेजी लिख लेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फिर हम इसके नीचे लिखते हैं नेट
फिर एक शब्द की जगह छोड़ते हैं डैश इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसमें हम A + B + C तीनों का आंसर जोड़ते हैं। तो वो आप जोड़ोगे कितना आ रहा है? 32, 31, 31 जोड़ लिया सबने? तो पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिख देंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 31,000। अब इसमें क्या ऐड करना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग। तो वो हमें कितना दे रखा है? 15,000। तो 31 + 15 46। तो वैसे भी गिवन 46 होना चाहिए। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड 46। तो 46 ही दे रखा है। ठीक है, तो समझ आया पूरा अच्छे से? तो ये बेसिकली 15 नंबर का आपका एग्ज़ाम का क्वेश्चन इतना आता है, ऐसा आता है। हाँ, तो अभी तो मैं सिखा के कर रहा था, एग्ज़ाम में आपका 40 मिनट्स में हो जाएगा। ठीक है, बट प्रोसेस समझ आया? मेन चीज़ है कि कैसे करना है। एडजस्टमेंट्स जितनी हैं उनके खाते बनाने हैं, खाते को एनालाइज करना है, और फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट बनाना है, और स्टेटमेंट में ऑर्डर वाइज जो जो चीज़ें वो एज इट इज़ पुट करनी है। चलो समझ आया ना ये वाला? तो चलो, तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं समय के अनुसार। इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये ऐसी छोटा सा क्वेश्चन है कूल डाउन करने के लिए। तो इसमें आपको एक समरी दे रखी है कैश अकाउंट की, ठीक है ना, और क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 के हिसाब से, और कह रहा है यूजिंग डायरेक्ट मेथड। चलो, तो ये आप अपने आप कर लो, मैक्सिमम आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। डायरेक्ट मेथड का है ना, वही कूल डाउन करने के लिए दिया क्वेश्चन, क्योंकि अगला फिर बड़ा क्वेश्चन वो मैं नेक्स्ट क्लास में खुद ही कराऊंगा, अभी नहीं करते। तो आप इलस्ट्रेशन 9 जो है वो एक बार करके देखो। तो तीनों एक्टिविटियों का बताओ अलग अलग। ऑपरेटिंग का 210, 250, ओके। इन्वेस्टिंग का 100 नेगेटिव, ठीक है। फाइनेंसिंग का 50 नेगेटिव, ठीक। तो सही, सिंपल, ये तो समझ आ गया। चलो ठीक है, तो बस आज आप इतना ही कर दो। अब रिवाइज करना, आज कोई नया होमवर्क भी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में फिर मैं आपको बड़े मुश्किल क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, ठीक है। तो बस रिवाइज करके आना, बस दैट्स इट।